नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और दोस्तों, आज दशहरे के दिन पे आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन आज का मंगलमय हो और ये त्यौहार आपके जीवन में हमेशा खुशहाली लेके आए। दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसी थ्योरी की, भाग 7 की। अपने अनुनाद की अवस्था चल रही थी, अनुनाद की अवस्था में हमने देख लिया था। बाकी आज बात करेंगे विभव की। धारा तक की बात देख ली थी, धारा क्या प्राप्त होती है, प्रतिबाधा क्या होती है, धारा कितनी प्राप्त होती है। आज बात करेंगे आपका विभव। भाई देखो, विभव क्या प्राप्त होगा अनुनाद की अवस्था में। तो दोस्तों, यहां से विभव की अपने बात करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि विभव के बारे में, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए विभव को v से दर्शाया जाता है। तो यहां से आपको देखना है विभव बराबर v इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी कोष्टक बंद स्क्वायर और अंडररूट में रहेगा। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए था कि आपका जो अनुनाद की अवस्था में चूंकि अनुनाद की अवस्था में एक्सएल का मान व एक्सी का मान बराबर हो रहा था। एक्सएल बराबर एक्सी का मान बराबर हुआ था कि नहीं हुआ? ठीक है। तो यहां से आपका विभव प्राप्त होता है एक्स एल बराबर एक्स, वी एल बराबर वी सी, आपका ये प्राप्त होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि भाई अनुनाद की अवस्था में सप्लाई वोल्टेज प्रतिरोध के एक्रॉस प्राप्त होता है, एक्रॉस प्राप्त होता है। आपको ये बात ध्यान देनी है कि भाई विभव है जो आपका अनुनाद की अवस्था में सप्लाई वोल्टेज आपका जोड़े हुए प्रतिरोध के एक्रॉस प्राप्त होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। भाई एक्सएल क्यों होता है? क्यों एक्सएल अनुनाद की अवस्था में एक्सएल बराबर एक्सी का मान होता है कि नहीं होता है? तो आपके अनुनाद की अवस्था में यह बात होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं शक्ति गुणांक की। शक्ति गुणांक की स्लाइड को बंद करना, आगे बढ़ के शक्ति गुणांक की बात करते हैं एक बार। हाँ भाई, शक्ति गुणांक की बात चल रही थी। शक्ति गुणांक को आप कोस फाई से दर्शाते हो, नहीं दर्शाते हो? आपको पता होना है कोस फाई बराबर आर बटे जेड। अब आपको एक बात ध्यान देने की, भाई आर बराबर जेड होता है कि नहीं होता है? तो आर बराबर मैं जेड की जगह आर ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं? भाई आर बराबर जेड है, प्रतिबाधा है, तो आर जेड की जगह अपन आर ले सकते हैं ना। तो यहां से आपका कोस फाई बराबर आर बटे जेड। तो कहने का मतलब आपका शक्ति गुणांक इकाई प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। तो यहां से आप देख सकते हो और बता सकते हो कि अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक, अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक इकाई प्राप्त होता है। अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक आपका इकाई प्राप्त होता है।
क्यों होता है कि R बराबर आपकी प्रतिरोध बराबर प्रतिबाधा है, तो प्रतिरोध बराबर प्रतिबाधा की जगह में R का ले लेता हूं, तो R बाई R बटे R, तो एक एक प्राप्त होता है। क्वेश्चन पेपर में आता है कि अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक प्राप्त होता है, तो अनुनाद की अवस्था में आपका शक्ति गुणांक एक एक प्राप्त होता है। अब आगे बात करें यहां से भाई पावर फैक्टर की बात की जाए, तो यहां से आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात ही पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर बराबर PF बराबर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ये आपका पावर फैक्टर हो जाता है कि वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति के अनुपात को आप पावर फैक्टर कहते हो। पावर फैक्टर हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक लाइन और देखनी है, ऐसी परिपथ में ऐसी परिपथ के अंदर बने कोण कोज्या को, ऐसी परिपथ में बने कोण कोज्या को आप को पावर फैक्टर कहा जाता है। ऐसी परिपथ में बने कोण कोज्या को आप पावर फैक्टर कहते हो। दोबारा सुनना भाई, विभव बराबर वोल्ट V से दर्शाए जाते हैं, V बराबर V इंटू R का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर अंडर में आ जाता है। तो आपको पता होना कि अनुनाद की अवस्था में XL व XC का मान बराबर होता है। अभी अनुनाद की अवस्था कब हो जाती है कि प्रेरणिक प्रतिघात का मान व संधारित्र धारित्रीय प्रतिघात का मान जब बराबर हो जाता है उसे अनुनाद की अवस्था कहते हैं। तो XL व XC का मान प्राप्त हो जाता है, बराबर हो जाते हैं। तो आपके पास अनुनाद के अंदर सप्लाई वोल्टेज का मान प्रतिरोध के एक्रॉस प्राप्त होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं शक्ति गुणांक की, तो शक्ति गुणांक को cos फाई से दर्शाया जाता है और R बाई जेड, R बटे जेड। तो मैं कहूं कि R बराबर जेड है तो R बराबर जेड की जगह आप R ले सकते हो। अनुनाद की अवस्था में R बराबर जेड है तो आपका जेड की जगह आप R लेते हो, तो यहां से शक्ति गुणांक आपको इकाई प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं कि ऐसी परिपथ के अंदर वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति के अनुपात को आप पावर फैक्टर कहते हो। फिर पावर फैक्टर के अंदर ऐसी परिपथ में बने कोण कोज्या को आप क्या कहते हो? पावर फैक्टर कहते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इनको नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों बात करते हैं चालकता की। किसकी? चालकता। देखो चालकता को G से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोध के
व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। चालक को G से दर्शाया जाता है 1/R। 1/R। अब एडमिटेंस त्रिभुज के आधार पे या त्रिभुज से, अब आपको पता होना चाहिए कि कोस फाई बराबर त्रिभुज के आधार पर आधार बटे करण। आपको पता होना चाहिए कोस फाई बराबर R/Z। पिछले था कि नहीं अभी तो R/Z है तो यहां y बराबर 1/Z है कि नहीं? बात समझ रही हो? तो यहां से आपका निकल के आता है कोस फाई बराबर 1/Z इंटू R/Z। तो यहां से G का मान आता है मेरे दोस्तों R/Z का स्क्वायर। Z का स्क्वायर क्या? Z का स्क्वायर। ये आपकी चालकता आती है किसमें? अनुनाद की अवस्था में। फिर बात करते हैं कुल धारा। अब आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा को आप I से दर्शाते हो। किसको? I से। विद्युत धारा को I से दर्शाते हो। तो यहां से VT टोटल धारा ज्ञात करने के लिए आपके पास होना चाहिए V इंटू Y। अब आपको पता है कि चूंकि Y बराबर 1/Z। ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपके पावर फैक्टर की। तो यहां से आपका अगला टॉपिक है पावर फैक्टर, PF पावर फैक्टर। तो यहां से PF बराबर अगर आपको पूछा जाए तो G/, Y। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब दोस्तों बात करते हैं, एक टॉपिक आता है प्रेरण क्या होता है? इंडक्टर प्रेरण। इंडक्टर जब किसी चालक तार में किसी स्रोत के द्वारा सप्लाई दी जाती है। सुनना बात को, जब किसी चालक को कुंडली नुमा अवस्था में अपन सप्लाई देते हैं तो उसके चारों ओर, उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें एक फ्लक्स भी उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न फ्लक्स के कारण उसमें एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही आप क्या कहते हैं? प्रेरण सिद्धांत कहते हो, जिसे प्रेरकत्व के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। हेनरी को आप किससे दर्शाते हो? H से दर्शाते हो। 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे 1 कूलाम। तो यहां से जब किसी चालक को
कुंडली नुमा अवस्था में रखा जाए वह किसी स्रोत के माध्यम से उसमें विद्युत धारा की सप्लाई दी जाए तो उसमें उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक फ्लक्स उत्पन्न होता है और फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरण या प्रेरकत्व कहा जाता है। इसका जो मात्रक है, यहां से देखना, मात्रक आपका हेनरी है। किसका? प्रेरकत्व का या प्रेरण का, जिसे H से दर्शाया जाता है। एक हेनरी बराबर आपको अगर पूछा जाए, हेनरी को H से दर्शाया जाता है। 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे 1 कूलाम। 1 वोल्ट बटे 1 कूलाम। ये आपको बताना है किसके बारे में? प्रेरण के बारे में, इंडक्टर के बारे में। जब किसी चालक को कुंडली नुमा अवस्था में रखा जाए वह उसे किसी स्रोत के माध्यम से विद्युत सप्लाई दी जाती है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस चालक तार के अंदर एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न फ्लक्स के कारण उसमें एक फ्लक्स परिवर्तन के कारण फ्लक्स आपका परिवर्तन हो जाता है और उसके कारण उसमें एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसे ही आप क्या कहते हो? प्रेरण। और इससे कह सकते हैं प्रेरण या प्रेरित्व। प्रेरण या प्रेरित्व का मात्रक होता है दोस्तों आपके हेनरी। 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे 1 कूलाम आपकी होती है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में उतार लीजिए। हाँ भाई, अब आगे का आपका टॉपिक होता है सेल्फ
इंडेक्शन। सेल्फ इंडेक्शन या स्व प्रेरण, क्या या स्व प्रेरण। प्रेरण सिद्धांत फैराडे जी का। अब दोस्तों यहां से ये सिद्धांत क्या है, किस हिसाब से ये बना, तो सुनना बात को और परिभाषा को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करना है। जब किसी कुंडली के अंदर स्रोत के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे कुंडली में एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो उससे कुंडली के अंदर स्वयं का एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है जो विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। इसी गुण को कुंडली के इसी गुण को सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण सिद्धांत कहा जाता है। अब सुनना भाई बात को, जब किसी सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत क्या है, आपका स्व प्रेरण सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली के अंदर आप विद्युत सप्लाई दोगे, कुंडली का मतलब आप एक चालक तार की एक कुंडली बना ली, उसके अंदर आप विद्युत धारा दोगे। जब उसके अंदर विद्युत धारा दोगे, विद्युत धारा देने के बाद में उसमें एक स्वयं का फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और वो उत्पन्न फ्लक्स है, और उत्पन्न फ्लक्स करता क्या है, वो जो धारा बह रही है, जो आपकी कुंडली के अंदर जो सप्लाई धारा बह रही है, उसके बहाव के अंदर वो बाधा उत्पन्न करता है, उसको बहने नहीं देता, उसका विरोध करता है। इसे कहते हैं आपका स्व प्रेरण सिद्धांत। क्या? स्व प्रेरण सिद्धांत। उसके बाद में अगर आगे देखा जाए तो दोस्तों आपका आ जाता है एक अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत आपका आता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो कुंडलियों को समानांतर रखा जाता है और एक कुंडली के अंदर और एक
कुंडली के अंदर, जब दो कुंडली रखी जाती है, एक कुंडली के अंदर विद्युत सप्लाई दी जाती है तो उस कुंडली के अंदर उस कुंडली के अंदर एक बल या फलक से उत्पन्न होता है जो पास में रखी दूसरी कुंडली के बल रेखाओं को काटती है। इस सिद्धांत को फैराडे के स्वप्रेरण सिद्धांत कहा जाता है। कि भाई आपको पता होना चाहिए अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत किसे कहते हैं कि जब दो कुंडली लेते हो और दोनों कुंडली में एक कुंडली में आप विद्युत धारा देते हो। सुनना, एक बार वहां से ध्यान हटाओ और एक बार इधर देखो कि जब आप दो कुंडली ले रहे हो और दोनों कुंडलियों को आप समानांतर में रखते हो, समानांतर में रखने के बाद में आप एक कुंडली के अंदर विद्युत धारा की सप्लाई देते हो। विद्युत धारा की सप्लाई देने के पहले से आपको पता होना चाहिए कि उसमें मैंने बताया कि प्रेरण सिद्धांत के अनुसार उस कुंडली के अंदर एक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस कुंडली के अंदर एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, एक बल उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न फ्लक्स करेगा क्या, जो उसके समानांतर में दूसरी कुंडली जो रखी हुई है उस कुंडली की जो बल रेखाएं हैं उनका छेदन करेगा। और इसी सिद्धांत को आपको अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत कहते हैं, फैराडे के स्वप्रेरण सिद्धांत कहा जाता है। फिर दोस्तों आपका आता है कि प्रेरकत्व का संयोजन है। तो प्रेरकत्व का जो संयोजन होता है प्रेरकत्व का संयोजन, इंडक्टर का आपका संयोजन, तो दोस्तों आपको इसको L से दर्शाया जाता है। अब इसका दो क्रम में होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम संयोजन। इस क्रम में तो आप LT टोटल तुल्य प्रेरकत्व L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln आगे तक अनंत तक जो जितने आपके है उतने। दूसरा दोस्तों आपका आता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन। तो आपका होना चाहिए 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4 या Ln। यह आपका समांतर क्रम संयोजन है किनका, प्रेरकत्व का कुंडली का। और ये इसको L से आप दर्शाते हो, इंडक्टर को L से दर्शाते हो। अब दोस्तों प्रेरकत्व को आप श्रेणी क्रम संयोजन हो गया आपका और समांतर क्रम संयोजन हो गया।
अन्योन परिण सिद्धांत हो गया, आपका सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत हो गया, किस हिसाब से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों आज एसी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। एसी थ्योरी के 7 भागों के अंदर मैंने एसी थ्योरी कंप्लीट कर दी है। जहां कहीं आपको इस पार्ट के अंदर एसी थ्योरी के अंदर कमी मिलती है, मुझे कृपया करके आप कमेंट करके बताना, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे और आपको मुझे नहीं, इस बात का मुझे भी अंदाजा नहीं होगा कि कहाँ किसी चीज में कमी रह जाती है। इंसान है, कमी होती है। और रही बात, कईयों का कॉल आता है कि सर क्वेश्चन पेपर हल करवा दीजिए। मेरा जहां तक मानसिकता और जहां तक मेरी सोच होती है, मैं तो यही मानता हूं कि जब तक आपको मार्कर बोर्ड पे थ्योरी नहीं बताई जाती, एक छोटी सी चीज ले लो कि जब तक आपको प्रतिरोध की परिभाषा नहीं सिखाई जाती तो आपको प्रतिरोध का उपयोग कहीं समझ में नहीं आएगा, नहीं उसका सूत्र समझ में आएगा। रटन विद्या रख लोगे, समझ में 5-10 दिन रह जाएगा, लेकिन उसके बाद में आप भूल जाओगे। इसलिए मेरा मकसद एक है कि मैं टॉपिक से टॉपिक चलूंगा, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन पेपर भी कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में आपको पढ़ा दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर आपको हल करवा दिया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।